सेहत है तो उम्मीद है, उम्मीद है तो सब कुछ है। तो क्यों ना बात हो आपकी सेहत के बारे में, प्रोग्राम आपकी सेहत में। ये प्रोग्राम हम आप लोगों के लिए लाए हैं अक्स रेडियो प्रोजेक्ट और यूफोन के तावन से। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आपकी सेहत प्रोग्राम के साथ निदा नहीं। जी लिसनर्स, जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बुलाते हैं डॉक्टर ताहिरा सादिक को, जो कि इस्लामिक मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के फराइज सर अंजाम दे रही हैं। आज डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में और इसकी मुख्तलिफ इकसाम के बारे में। पहले तो मैं कहूँगी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, जैसा कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में, तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप हमारे लेमैन को बताएं कि हेपेटाइटिस है क्या। जी बहुत शुक्रिया निदा। इसमें ये कि हेपेटाइटिस जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे जिस्म में, लिवर जिसको जिगर भी कहते हैं, ठीक है। और इसका अगर इन्फेक्शन हो जाए या इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी भी वजह से, तो उसको हम हेपेटाइटिस कह सकते हैं। और वायरल हेपेटाइटिस जो है वो हम इसको डिवाइड करते हैं, जो कि हो सकता है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। और इन सब हेपेटाइटिस को अगर हम दो डिफरेंट कैटेगरीज में कर दें उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के लिहाज से, तो हम ए और ई को एक कैटेगरी में लेंगे और बी, सी, डी को दूसरी कैटेगरी में लेंगे। तो आगे चल के मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि हम इनकी इस तरह डिवीजन क्यों करते हैं। तो मेनली हेपेटाइटिस ए, ई जो हैं वो ज्यादातर जो ट्रांसमिट होते हैं पानी से या खुराक के अनहाइजेनिक होने से, और जो बी, सी, डी हैं वो ज्यादातर ब्लड से ट्रांसफर होते हैं, और इस वजह से हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सही जी डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे जैसा कि आपने बता दिया हेपेटाइटिस के बारे में, फिर उनके ग्रुप्स के बारे में। तो मैं चाहूंगी कि आप हेपेटाइटिस ए से स्टार्ट करें और बताएं कि हेपेटाइटिस ए कैसे होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसमें यह है कि हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं, और इसमें अगर हम ओवरऑल इसकी इम्पोर्टेंस देखना चाहें तो इसमें तकरीबन 10 to 25% इसका प्रेवलेंस है, जो कि बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में ये प्रेवलेंस बच्चों में है। ये भी मैं आपको बताती चलूं कि हेपेटाइटिस ए और ई जो है इनकी जो एपिडेमिक्स आती हैं, एकदम वबा फैल जाती है, ज्यादा कॉमन बच्चों में है। और अगर एडल्ट्स में देखें तो 1 to 5% इनका जो है प्रेवलेंस है ओवरऑल पाकिस्तान में। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात इसके जो वायरस की है, जो वायरस ये डिजीज कॉज करता है, उसमें ये है कि इसकी जो वायरस की जो शेडिंग होती है, जो वायरस बहुत ज्यादा निकलता है वो स्टूल्स के जरिए निकलता है। तो उसमें जब बीमारी शुरू हो रही होती है और जब बीमारी खत्म हो रही होती है, ये दो पॉइंट्स हैं कि जिसमें उसकी शेडिंग वायरस की बहुत ज्यादा होती है। और उसमें एक इम्पोर्टेंट बात इसकी वायरस की ये है कि इसमें जो है इसके क्लोरीन का कोई इस पे इफेक्ट नहीं होता है। जैसे अक्सर प्यूरिफिकेशन के लिए, पानी को साफ करने के लिए हम क्लोरीन ऐड करते थे, जैसे फार फ्लंग एरियाज में जो बड़े बड़े वेल्स हैं उसमें क्लोरीनेशन करते हैं ताकि पानी जो है साफ हो जाए। तो इसमें ये खास बात है कि नॉर्मल जो हम क्लोरीन की डोजेस कुओं में डालते हैं वो इसके लिए सफिशिएंट नहीं है इस वायरस को किल करने के लिए। तो ये इसके वायरस की एक दो खास है प्रॉपर्टीज। और बॉइलिंग से, पानी बॉईल करके पीने से ये वायरस जो है वो किल हो जाता है, लेकिन प्रोवाइडेड के जो आपने बॉईल किया वो रोलिंग बॉईल है, उबलता हुआ पानी 5 मिनट तक एटलीस्ट विद कवरिंग। और अगर हम इसकी इलामात की बात करते हैं तो इसकी इलामात बहुत मुख्तलिफ हो सकती हैं। मतलब एक केस में हो सकता है कि बिल्कुल कोई इलामत जाहिर नहीं हो, और दूसरे केस में हो सकता है कि फुल ब्लोन इलामात उसकी जाहिर हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले तो सब ऑडियंस को ज्यादातर पता ही होगा कि यरकान, जो पीला यरकान होता है, मतलब रंगत जिल्द की और आंखों की जो है पीली हो जाती है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया, हो सकता है कि हेपेटाइटिस ए हो लेकिन यरकान ना हो, ये भी ऐसी, या इतना सब क्लिनिकल है कि वो देखने से पता नहीं चल रहा। यानी आपका मतलब है कि जो यरकान है वो हेपेटाइटिस ए में तब्दील हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हेपेटाइटिस ए हो तो यरकान भी। जी डेफिनेटली, मैंने आपको बताया ना, ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, इसमें कोई इलामत नहीं भी हो सकती इस बीमारी में, लेकिन आप जब टेस्ट करवाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि हेपेटाइटिस ए मरीज को है। और इसमें सिंपली अगर बुखार हो सकता है, हेडेक, फटीग, जैसे हर वक्त थकावट का एहसास रहना, या जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन्स हैं, ओवरऑल जर्नलाइज्ड वीकनेस है, प्लस उसके अलावा जो है यूरिन का कलर जो है वो डार्क येलो है, ये भी एक मार्क्ड फीचर है अगर उसको फुल ब्लोन जो है जॉन्डिस है। और उसके अलावा साथ वॉमिटिंग और हर वक्त मतली की शिकायत रहना, खाने का टेस्ट ना आना, खाने को दिल ना करना, ये सब इलामात भी हो सकती हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन का टाइम होता है, जैसे जब हम देखते हैं कि हमने बाकी मरीजों को इससे या बाकी घर वालों को कैसे बचाना है इससे, तो उसमें जो पीक टाइम है जिससे ये वायरस मुंतकिल होता है दूसरे बंदों में, वो है जॉन्डिस के शुरू होने
पे और जॉन्डिस के खत्म होने पे ज्यादातर, और वो ऐसा टाइम होता है जो कि तब अभी तक वो ना मरीज के नोटिस में आता है कि उसको कोई बीमारी हो चुकी है, ना घर वालों के नोटिस में आता है और ना ही डॉक्टर्स के नोटिस में आता है, क्योंकि जब तक अगर कोई ब्लड लेवल्स ना करवाए हों, जैसे यरकान शुरू होने से 2 हफ्ते पहले और यरकान खत्म होने के भी 1 हफ्ते बाद तक जो है मरीज जो है वो दूसरों को इन्फेक्शन ट्रांसफर कर सकता है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि अब यरकान खत्म हो गया इसका मतलब है कि बीमारी खत्म हो गई, उसके बाद भी जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स करेंगे वो 1 हफ्ता बाद तक भी जारी रहेंगी। जी डॉक्टर साहब, बात हो रही है हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये होता कैसे है? नहीं, देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये जो है लो सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल की डिजीज है और ज्यादातर उन्हीं में होती है, और वो इसलिए होती है कि क्योंकि वहाँ पे हाइजीन मेजर्स जो है वो उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता। और हाइजीन में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि डिजीज ट्रांसफर होती है फीसिस से, जो स्टूल हम पास करते हैं उनसे ये जो है स्प्रेड होती है। अब प्रोवाइडेड कि ये डायरेक्ट भी हो सकती है, जैसे अगर टॉयलेट में गए, आपने स्टूल पास किए, वापस आए, हाथ नहीं धोए और साथ ही उन्हीं हाथों से खाना खाना शुरू कर दिया, ठीक है, एक ये हो सकता है। और प्लस अगर फूड हैंडलिंग है, जैसे खाना पकाने, जैसे मदर्स होती हैं या कोई खाना पकाना इक्विपमेंट को हाथ लगा लिया और उसके बाद वो खाना जो है सबने खाया, तो ये इसका डायरेक्ट ट्रांसमिशन है और मेनली ये 90% इसी से जो है ट्रांसमिट होता है। उसमें अगर बड़े पैमाने पे देखा जाए तो उसमें जो सीवरेज लाइंस जो हैं और पानी की लाइंस जो है, पाइप्स हैं, उनकी मिक्सिंग हुई हुई है और उससे जो है इवन एक ड्रॉप भी इसका पूरी पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन को जो है इन्फेक्ट करने के लिए काफी है। तो मेनली इसका रूट जो है वो थ्रू स्टूल्स होता है और उसमें डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, जैसे आपने हैंड वॉशिंग प्रॉपरली नहीं किए, ठीक है। और उसके अलावा इसका माइनर रोल है जो कि हो सकता है थ्रू ब्लड, ठीक है, लेकिन ब्लड के लिए में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी ब्लड प्रोडक्ट से या सिरिंजेस से ये ट्रांसफर हो सकता है। और उसके अलावा सेक्सुअली भी इसका जो ट्रांसमिट है वो भी कॉमन है, मतलब इतना कॉमन नहीं है जितना मैंने आपको पहला रूट बताया जो कि फीको ओरल रूट है। और मेनली बस ये है कि इसमें अगर आप हाइजीन को मेंटेन रखें तो मेरा ख्याल है कि इसमें ट्रांसमिशन पे हम काबू पा सकते हैं। सही, यानी बेसिकली हम सफाई के जरिए हेपेटाइटिस ए और ई से तो बच सकते हैं। जी डेफिनेटली। जी डॉक्टर साहब, अब ए और ई की बात कर रहे हैं, ये सिम्टम्स आपने बताए इतने सारे, जब इस तरह के सिम्टम्स हो तो मरीज जाए डॉक्टर के पास। और मैं पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर उनको कौन कौन से टेस्ट हैं जो लिखवाते हैं, वो करवाने पड़ते हैं मरीज को? इसमें ये कि इसमें बस डिपेंड्स ऑन के वायरोलॉजी कितनी है, वायरस कितना ज्यादा रेप्लिकेट हुआ है, उसमें सिंपल ब्लड प्रोफाइल और जो लिवर प्रोफाइल है, ठीक है, वो अगर सिंपल करवा लें उसमें ALT रेज आएगा और जो IgA मार्कर्स जो है वो रेज आएंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि हेपेटाइटिस ए है मरीज को। लेकिन इसमें जो एक सैड पार्ट है कि इसकी डायरेक्ट ट्रीटमेंट कोई नहीं है। जैसे अगर हम इसको कंट्रोल करने की भी बात करते हैं तो सिर्फ इसको डायग्नोज कर लिया है, और वो डायग्नोज करना इसलिए जरूरी है ताकि जो है आप दूसरे जो घर वाले हैं, जो दूसरे कॉन्टेक्ट्स में हैं, उनको सेव करें। अदरवाइज इसका ट्रीटमेंट ऐसा कोई नहीं है कि हम ये दवाई देंगे तो जो मरीज सेहतयाब हो जाएगा। इसमें सिर्फ ये कि आप सपोर्टिव मेडिसिन दें, बुखार है तो उसको ट्रीट करें, अगर वॉमिटिंग है तो उनको ट्रीट करें। जैसा कि आपने बताया कि एक को हो गया तो दूसरे को बचाना चाहिए, तो दूसरे को किस तरह बचाना है? जी निदा, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि हम अब एक ही घर में रहते हुए, स्पेशली अगर ये एपिडेमिक बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है, तो बच्चों में आप इसको कैसे सेव कर सकते हैं? तो उसमें ये है कि कुछ मेजर्स जो है हमने उस मरीज के लिए करने होते हैं। जैसे अगर किसी को हेपेटाइटिस ए हो गया तो उसको कंप्लीट बेड रेस्ट करवाएं, ठीक है। और उसके अलावा जो है, जो वो स्टूल्स जब वो वॉशरूम जाता है, स्टूल्स जो वो पास करता है, तो उसको डिसइंफेक्ट करना होता है। एक केमिकल है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, उससे जो है वो मतलब एक सोल्यूशन बना के रख लें और जब वो स्टूल पास करे और साथ ही वो सोल्यूशन कमोड में या उसमें डाल दें ताकि वो देयर एंड देन डिसइंफेक्ट हो जाए स्टूल्स और फर्दर किसी और के लिए ये इन्फेक्ट ना कर सके। और उसके अलावा अगर हम ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने, तो वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हैंड वॉशिंग जो है वो प्रॉपरली होगी। और उसके अलावा जो एक्सक्रीटा डिस्पोजल है, ठीक है, जैसे बाहर अगर गांव वगैरह में चले जाएं तो वहाँ ज्यादा ये हैबिट होती है कि बाहर आउटसाइड जाके तो वो एक्सक्रीटा वगैरह करते हैं, तो उसमें उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। और उसके अलावा जो मेजर्स हम कर सकते हैं कि पानी को उबाल के पिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने देखा जैसे वबा फैली हुई है हेपेटाइटिस ए की या ई की, तो उसमें ये करना है कि आपके जो कुएं हैं उनको आपने डबल डोज क्लोरीन की देनी है। नॉर्मल अगर आप देते हैं तो उससे डबल डोजिंग करनी है
ताकि उसमें जैसे खासकर इस समर सीजन में बहुत ज्यादा कॉमन है, तो उसमें नॉर्मली आप जो है उसको ज्यादा डोजेस कर लें। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि एक इसका रूट जो है वो थ्रू ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से भी हो सकता है, तो वो आपने जैसे सिरिंजेस वगैरह को वहीं पे आप कट डाउन कर लें और जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा रहे हैं उसको प्रॉपरली स्कैन करवा के करवाएं। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो है उसकी ट्रांसमिशन को रोक लेते हैं। लेकिन इसमें असल में प्रॉब्लम ये है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, इसीलिए अक्सर एक जो समर सीजन है उसमें इसकी मुजफ्फराबाद या और काफी जगहों पे जो है इसकी एक आध एपिडेमिक जरूर हो जाती है। तो उसमें मसला असल में यही है कि ज्यादातर जो इसके केसेस हैं वो डायग्नोज ही नहीं होते। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये सिम्टोमेटिक भी इसमें होते हैं, मरीज पता ही नहीं चलता यरकान हो गया, ये सारे मसले मसाइल हैं। तो उसमें ये कि सब क्लिनिकल रहते हैं, उनको अंडर डायग्नोज रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता। और उसमें मसला ये होता है कि दे आर कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज। उनको खुद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बाकियों को कॉन्टिन्यूसली स्प्रेड कर रहे हैं, क्योंकि वायरस जो है वो उसने निकलना है स्टूल्स में से और उसने जो है बाकी सब चीजों को भी इन्फेक्ट करना है। और इसमें एक मेन फैक्टर ये भी है कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ट्रीटमेंट नहीं है तो उसमें ज़ाहिर है ट्रीट होने के लिए उसको नॉर्मल रूटीन पे आने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये चंद चीजें जो कि इसके कंट्रोल को मुश्किल बनाती हैं। इस स्टेज में अगर हम चाहें तो बर्तन और टॉवल वगैरह भी अलग कर लें तो बेहतर साबित होगा? नॉट एग्जैक्टली, मतलब मैंने आपको बताया ना कि इसमें जो है आप मेनली आपने हाइजेनिक मेजर्स अपनी जो है वो बेहतरीन रखनी है। टॉवल और वो अगर सारा अलहदा करेंगे, वो हम बी और सी में बात करेंगे, उसमें इसका कुछ रोल है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसमें इतना ज्यादा रोल है कि आप बिल्कुल अपना जो है वो अलहदा कर लें। बात हो रही है हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में जो एक ग्रुप में आते हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि जब हेपेटाइटिस हो जाए ये, तो इसमें डाइट का किस हद तक ख्याल रखना पड़ता है, क्या कुछ खाना पीना पड़ता है? अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड कर दूं कि डाइट का हमने ये तो ख्याल रखना होता है कि ज़ाहिर नरम गज़ा खाएं और जो लेस ऑयली हो, लेस स्पाइसी हो, इस किस्म के, और फ्लूइड्स बहुत ज्यादा लें। ठीक है, ये कुछ मेजर्स ऐसी हैं, वरना ऐसे कोई स्पेशल डाइट रिस्ट्रिक्शन इसकी नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारे लोगों में एक कॉन्सेप्ट है आम गर्म सर्द का, ये चीज गर्म है, ये चीज सर्द है। तो हेपेटाइटिस ए या बी हो जाए, पहली स्टेज अक्सर जॉइंटिस भी होती है, यानी यरकान भी होता है, तो लोग कहते हैं कि इसमें ठंडी चीजें खानी चाहिए, ठंडी तासीर की चीजें खानी चाहिए। तो इसके बारे में भी हमारे लिसनर्स को कुछ बताएं। इसमें ऐसा जिसका मैंने आपको बताया कि डिजीज होती है एक वायरस से। ठीक है, अब वो वायरस बेशक ठंडी चीज में था या गर्म चीज में था, बहरहाल वो वायरस अंदर जिस्म के गया है और उसने लिवर पे जाके इफेक्ट किया और उधर वहाँ उसकी मल्टीप्लिकेशन हुई है वायरस की, और जिसने पूरे बॉडी ऑर्गन्स को जो है डिस्टर्ब किया और फाइनली जो सारे सिम्टम्स हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें ऐसा ठंडे और गर्म का कोई रोल है। ये है कि अपने डिहाइड्रेशन स्टेटस अपना जो है वो अच्छा रखना है, तो उसमें हाइड्रेट करते रहना, अपने आप को पानी बहुत ज्यादा पिए। तो लेकिन ये एक मिथ है कि आप जी जरूर गन्ने का रस जो है वो ही पिए। अब अगर वो कोई गन्ने का रस जाके वहाँ रेडी से पीता है और वो उस ग्लास से पीता है जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसे वैसे ओवरऑल जूसेस ज्यादा पिए और पानी ज्यादा पिए। तो ऐसा कोई इसमें ये नहीं है कि ठंडा गर्म की वजह से। और मोस्टली ये भी देखा गया है कि इस स्टेज में या इस डिजीज में ट्रिप्स वगैरह बहुत लगवाते हैं डॉक्टर्स, तो ये भी ठीक है? क्योंकि लिसनर्स बात कहते हैं कि क्यों लगा रहे हैं। जी, इसमें मैंने आपको बस यही बताया ना कि अगर वो अपना हाइड्रेशन स्टेटस ओरली अगर बेहतर रख सकते हैं, अगर कंडीशन जैसे आपको बताया कुछ एसिम्प्टोमेटिक है, तो इसका मतलब है कि वो मरीज खुद इतने कैपेसिटी है उनमें कि वो खुद ज्यादा पानी पी सकते हैं। अगर वॉमिटिंग बहुत ज्यादा नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि पानी अंदर जा रहा है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं ऐसे, अगर वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है और पानी नोजिया है और वो सारे एनोरेक्सिया है, तो उसमें ये कि पानी जाएगा भी नहीं अंदर। तो उस कंडीशन में हाइड्रेशन स्टेटस को बेहतर रखने के लिए डिपेंड्स करता है कि वो कितनी सेवेरिटी है पेशेंट की, तो उसमें आप जो है वो ड्रिप्स भी लगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल भी उठता है कि अगर कहीं वबा फैली हुई है, आप कह रही हैं कि काफी हद तक ये फैलने वाली बीमारी है, तो अगर किसी इलाके में फैली हुई है, अगर वहाँ पे जाना पड़ रहा है किसी को, तो क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो शख्स को लेनी चाहिए? जी निधा, इसमें ये है कि जैसे अगर हम देखते हैं कि कोई ससेप्टेबल पॉपुलेशन है जहाँ पे इस मर्ज की जो वबा बहुत ज्यादा है, जैसे कि अगर ट्रेवलर्स जैसे होते हैं वो अगर किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं, बाहर से कोई पाकिस्तान में आता है और उस दौरान पे कोई यहाँ पे एपिडेमिक फैली हुई है इसकी हेपेटाइटिस ए या ई की, या उसके अलावा जो किसी घर में एक बच्चे को हुआ है, बाकियों को आपने बचाना है, या उसके अलावा अगर कहीं वैसी एपिडेमिक है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स का एक इंजेक्शन होता है, वो अगर लगवाएं तो उससे ये कि बाकी सब जो है घर वाले या इवन जिनको नहीं है बीमारी लेकिन वो उस एरिया में रहेंगे और रिस्क पे हैं, तो उनके लिए ये एडवाइस है कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन का एक इंजेक्शन लगवाएं। उससे ये कि कम से कम उनका कुछ अरसे के लिए वो सेफ रह जाएंगे।
और प्लस जैसे ट्रैवलर्स कुछ बाहर से आते हैं पाकिस्तान में, या पाकिस्तान से जो हेल्दी पर्सन है वो कहीं एपिडेमिक एरियाज में लैंड कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का उसने इंजेक्शन लगवाया हो जो कि पैसिव इम्यूनिटी है, और उसके अलावा वो वहाँ पे जाके सैलड्स और इस किस्म की जो अनकुक्ड मीट है और अनवॉश्ड वेजिटेबल्स हैं, रॉ फूड्स को जो है वो ज़रा अवॉइड करे। तो बस ये कुछ ऐसी मेजर्स हैं। यानी डॉक्टर साहब अगर एक फैमिली में हो गया है तो उसके जो बाकी फैमिली के अफराद हैं जी, फैमिली मेंबर्स हैं, वो अगर ये इंजेक्शन लगवा लें तो बेहतर होगा, बेहतर हो सकता है। और उसमें मेनली ये है कि आपने ट्रांसमिशन रोकना है। सही। ट्रांसमिशन रोकने के लिए एक तो ये एहतियात हो गई कि आपने इंजेक्शन लगवा लिया, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपने हाइजीन मेंटेन की। आपने जो मरीज है उसको थोड़ा आइसोलेट कर दिया, और आइसोलेट इन द सेंस कि वो जब वॉशरूम जाए तो उसको प्रॉपर्ली जो है डिस्पोज ऑफ करें, और जो उसने स्टूल्स पास किए हैं, और मतलब ये थोड़ी मेजर्स हैं, हाइजेनिक मेजर्स का मेरा ख्याल है ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है इस बीमारी में। सही जी लिसनर्स, अब तक हमने बात की हेपेटाइटिस ए और ई जो कि एक ग्रुप में आते हैं। अब हम डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में जी, कि इसके क्या सिम्टम्स हैं और ये किस तरह ट्रांसमिट होती है। हाँ जी, पहले तो मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताती चलूँ कि हेपेटाइटिस बी और सी, जैसे हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में बताया मैंने कि इसमें मोर्टेलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। जो है मरीज को एक दफा हो गया, ठीक है, कुछ हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते लगे, उसके बाद वो नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं, इसमें मोर्टेलिटीज इतनी ज्यादा है। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मोर्टेलिटीज इसमें बहुत ज्यादा है, और अगर प्रॉपरली केयर डायग्नोज ना किया जाए और उसके जो है अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट ना दी जाए। एक मैं डेटा पढ़ रही थी उसमें कि तकरीबन पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी के 15 मिलियन केसेस हैं। 15 मिलियन से मुराद ये है कि तकरीबन अगर हम एवरेज लगाएं तो तकरीबन हर 10 बंदों में से किसी एक को हेपेटाइटिस बी या सी डेफिनेटली है। सही। तो ये बहुत ज्यादा हाई प्रेवलेंस है पाकिस्तान में, और ये स्टेज है कि अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो फिर जो है ये हर बंदे को भी हो सकता है उदाहरण। और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो तकरीबन 2 बिलियन पीपल दे आर अफेक्टेड ऑफ दिस आइदर बी और सी, दिस काइंड ऑफ डिजीजेस। तो उसमें और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे लिवर कैंसर, अल्टीमेटली हेपेटाइटिस बी और सी अगर अनकंट्रोल्ड लें तो आफ्टर 20 इयर्स और 30 इयर्स दे कैन बिकम लिवर कैंसर्स। ठीक है, लिवर कैंसर्स की जो 3rd बिगेस्ट रीजन वो हेपेटाइटिस बी है। सही। तो अगर उसको प्रॉपरली जो है कंट्रोल ना किया जाए, और ये होता है एक डीएनए वायरस से, और जो है मेनली आदमी ही होता है, मतलब ये किसी जानवर से या उससे डिजीज नहीं हो सकती, मेनली आदमी से ही दूसरे को हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो आदमी जो है वो आइदर एक फुल ब्लोन केस है या वो उससे वायरस जो है वो कैरी किया हुआ है। वो ज्यादा डिफिकल्ट स्टेज है। अगर किसी को मर्ज है, उसके अंदर वायरसेस हैं और वो फुली जाहिर हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो डायग्नोज भी हो जाएगा और ट्रीट भी हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कैरियर्स वो होते हैं जिनके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट है, वायरस है उनके अंदर छुपा हुआ, लेकिन उनको कोई साइन सिम्टम नहीं है, वो भी साइलेंट फेज में है। हो सकता है कि क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा है, अगर किसी को खुदा न खास्ता ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया, उसमें हेपेटाइटिस बी या सी के वायरस थे, हो सकता है कि वो 1 साल बाद प्रेजेंट करे, और मोस्ट लाइकली ये भी हो सकता है कि वो 10 साल बाद प्रेजेंट करे। तो उसमें जो है ये एक कोरिलेशन निकालना जो है ये काफी मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब अभी आपने बात की कि ये ब्लड को ट्रांसफर करने से होता है, क्या जब ब्लड एक से दूसरे में ट्रांसफर किया जा रहा होता है उस टाइम पे ब्लड को टेस्ट नहीं किया जा रहा होता? अब तो जो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम एक नेशनल रन कर रहा है, उसमें आपने देखा होगा, अक्सर सुना भी होगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूज तब तक नहीं करते जब तक उसको प्रॉपर्ली स्कैन ना किया जाए। इवन जो डोनर होता है, जो ब्लड देने के लिए जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी जो है ये सारी स्कैनिंग हो रही होती है। अदरवाइज अगर इनकी कॉस्ट देखी जाए तो काफी 3000 तक है BC स्कैनिंग की। तो अगर उसमें ये है कि कोई अगर ब्लड डोनेट करना चाहता है तो उसकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी जो है स्कैनिंग हो जाती है। तो वो ब्लड दे रहा है प्लस उसकी स्कैनिंग भी हो रही है कि उसको तो नहीं है B और C के, ये तो एक मेजर हो रही है। लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि ब्लड से हो तो रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है, उसपे तो हमारा गवर्नमेंट ने चेक कर लिया, लेकिन उसमें मेन है कि डायलिसिस जहाँ पे करवाते हैं, डायलिसिस यूनिट जो है, किडनी प्रॉब्लम्स हैं जिन लोगों को, उसके थ्रू भी हो सकता है। और जो मैं जो समझती हूँ जो सबसे कॉमन इसकी वजह है वो ये है कि जो ये हर गली मोहल्ले में जो क्लिनिक्स खुले हुए हैं और जहाँ पे जाके मरीज खुद वॉलंटियर करते हैं कि हमें इंजेक्शन लगा दें, बेशक आम बुखार है या कोई और मसला है, तो खुद वो कहते हैं कि हमें इंजेक्शन लगा दें, और वो जो है इंजेक्शन के थ्रू जो है
वो ये सिरिंज अगर बार बार यूज हो रही है, अगर एक हेपेटाइटिस बी या सी के मरीज को वो इंजेक्ट हुआ है और वही जो है दूसरे हेल्दी मरीज को हुआ है, जो है क्या हो सकता है कि वो जो है डिजीज आसानी से स्प्रेड हो जाएगी। डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जो आवाम है उनको बहुत शौक है, मुझे लगता है कि इंजेक्शन लगाने का, कि वो उनको लगता है कि जब तक वो इंजेक्शन नहीं लगाएंगे वो ठीक नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये कि ठीक है वो ठीक हो भी जाते हैं, ये भी एक डेफिनेट, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब अगर आपके ये वाले रिस्क फैक्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े साइड इफेक्ट्स हैं कि अगर एक इंजेक्शन लगा दें जो अनस्टरलाइज्ड है और उसके बाद आपको खुदा न खास्ता बी और सी हो जाए, तो फिर फायदे का सौदा तो यही है कि आप ओरल मेडिसिन लेते रहे, बेशक आपको एक हफ्ता लगता है। और उसके अलावा जो एक दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे हमारे यहाँ ड्रग अब्यूजर्स, ठीक है, जो एडिक्टेड हैं, जो एडिक्शन वगैरह उनमें बहुत कॉमन है, एंड अगेन द रीजन इज सिरिंजेस। और इसके अलावा अगर बार्बर की बात की जाए तो वहाँ पे भी बिल्कुल एग्जैक्टली अगर वो सेम जो है सीजर्स यूज हो रही हैं और सेम रेजर्स यूज हो रहे हैं, उसमें अगर एक को कट लगा और वो इन्फेक्टेड हुआ और दूसरे किसी हेल्दी को जिसको बी और सी नहीं है उसको भी आपने उसी से शेव आउट किया, तो उसको भी ये मोर लाइकली हो सकता है। प्लस ये कि जो हम ये स्किन पेरेसिंग करवाते हैं, जो नाक और कान छिदवाते हैं, ठीक है, अक्सर होता है कि बाजारों में जाते हैं और वो सेम गन से या सेम जो आपकी नीडल है उससे करे, तो ये भी नहीं करवाना है। इसको भी मतलब इवन ये इतना हल्का सा जो ब्लड के साथ टच होता है, ये भी जो है दूसरे बंदे को ट्रांसमिट कर सकता है। सही। डॉक्टर साहब बात हो रही है हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में, अब तो मैं पूछना चाहूंगी बीमारी हो गई तो मरीज को कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम्स हैं जो निशानदही करेंगे कि हेपेटाइटिस हो रहा है? इसमें भी निदा देखें, हेपेटाइटिस तो वो यही है कि उसको जो है एक तो जो पसलियों के नीचे राइट साइड पे इमीडिएट नीचे जो है उसको दर्द की कंप्लेंट हो सकती है, और या उसको जो कॉमन जो हेपेटाइटिस ए के भी जैसे मैंने आपको बताया है, भूख का ना लगना, या उसके अलावा अगर एडवांस स्टेज है तो पेट का फूल जाना, जिससे उसमें एसाइटिस जो कि पेट में पानी जमा हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता एडवांस स्टेज है अनट्रीटेड, तो उसमें ये जैसे जिगर सुकड़ जाता है और उसमें जो है पानी, नॉर्मल फंक्शंस उसके नहीं होते और पानी जो है वो पेट में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, स्वेलिंग हो सकती है पेट की। प्लस ये तो बिल्कुल एंड वाली स्टेजेस हैं, मतलब इनकी भी ट्रीटमेंट है, नॉट एग्जैक्टली कि अब एंड हो गया पेशेंट का, लेकिन ये कि उससे बहुत पहले भूख का ना लगना, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस की भी हिस्ट्री हो सकती है। मतलब ये सारे जो है जनरलाइज्ड वीकनेस, काम में दिल ना लगना, हर वक्त जो है थकावट का एहसास रहना, ये सारे जो वेग सिम्टम्स हैं, उससे अगर किसी को ये कॉन्टिन्यूसली काफी अरसे से हो रहे हैं, प्लस वजन का गिरना, तो उसको बहुत जरूरी है कि वो अपना एक ब्लड टेस्ट करवा ले BC का। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी क्या ये किसी मखसूस एज में होता है या किसी भी एज में ये हो सकता है? आपने बात की थी कि A और E जो है वो ज्यादा बच्चों में होता है, जी, तो B और C किस एज के लोगों को? इसमें निदा ये है कि हमने इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे पूरी दुनिया को, अब जैसे पाकिस्तान जो है वो सेकंड कैटेगरी में आता है, जिसमें कैरियर रेट 5 to 7% है, ठीक है। तो इसमें अब जैसे अगर कैटेगरी 1 है या कैटेगरी 3 है, उसमें ये है कि कैटेगरी 1 में जैसे अगर जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, हेपेटाइटिस B, C का बहुत ज्यादा प्रेवलेंस नहीं है, तो वहाँ पे मोस्टली ये 20 से 40 साल के उम्र में होता है। लेकिन अगर जहाँ पे प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है और वहाँ पे जो है ये इवन बच्चों को भी इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको इसके रूट बता दिए, और वो जो रूट अगर आप उन पे गौर करें तो वो ज्यादा एडल्ट एज में ही होते हैं, जैसे किसी की सर्जरी हो गई या कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन वैसे लगे या इंजेक्शंस लगवाने की जरूरत पड़ी तो उनके थ्रू हो सकता है। लेकिन इसमें एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हाई रिस्क ग्रुप हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जो हर वक्त एट रिस्क हैं B और C को लेने में। उसमें सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहिबान में से ही जो सर्जन्स हैं, हालांकि उनका बहुत अच्छा रोल होता है मेडिकल फील्ड में, लेकिन ऑपरेशन करने के दौरान बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो उन्होंने जो नीडल पकड़ी हुई है वो उनको खुद ही प्रिक हो जाए, ठीक है। सर्जन्स जो हैं वो हाई रिस्क ग्रुप उस कैटेगरी में है कि उनको BC हो सकता है। और उसके अलावा जैसे मैंने पहले बात की है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो इटसेल्फ, और प्लस जो उनको हैंडल कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रखते हैं, जो लेबोरेटरी में काम करते हैं, वो सारे। और उसके अलावा प्रोस्टिट्यूट्स, होमोसेक्सुअल्स, वो हमेशा दे आर एट रिस्क। ड्रग अब्यूजर्स, जो एडिक्शन वगैरह एक ही सिरिंज से वो बार बार अपना जो है वो एडिक्शन मटेरियल जो है वो इंजेक्ट कर रहे होते हैं। और प्लस उसमें एक ये है कि जैसे हेपेटाइटिस B पॉजिटिव मदर है और उसके जो है बेबी को बर्थ की है, तो वो बेबी भी जो है वो मदर से मतलब वर्टिकल इन्फेक्शन उसको भी होगा, तो उसके लिए भी मैं आगे आपको ट्रीटमेंट में बताऊंगी कि उसको जो है अगर
फौरी तौर पे इम्यूनोग्लोबुलिन का एक इंजेक्शन लगवा दिया जाए, जिस मदर को हेपेटाइटिस बी था तो उसको भी चांसेस हैं कि वो बेबी को भी होगा। अगर इंजेक्शन लगवा दिया जाए तो वो काफी हद तक जो है, ये इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स थे जो कि मतलब नॉर्मल लोगों से ज्यादा जो रिस्क पे होते। सही। डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं फिर वही क्वेश्चन करूंगी कि पता चल गया मसलन डॉक्टर के पास चला गया पेशेंट, अब डॉक्टर उसको किस किस तरह के टेस्ट जो हैं मोस्टली देते हैं करवाने के लिए? देखिए उसमें तो सबसे पहले ये देखना होता है कि हेपेटाइटिस बी और सी है भी है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए जो मार्कर्स होते हैं हेपेटाइटिस बी के और सी के वो करवाते हैं। उसमें सिंपली पता चल जाता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, अगर पॉजिटिव आ गया है तो फिर उसके बाद ये देखते हैं कि वो किस स्टेज पे है। वायरोलॉजी, जो वायरस बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है उसने किस हद तक इन्फेक्ट कर लिया, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें असल में हेपेटाइटिस बी की सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ एज लिमिट्स हैं और ओवरऑल बॉडी की कंडीशन कैसी है उनको मद्देनजर रख के जो इंटरफेरोन्स या कोई भी वायरस की जो रेप्लिकेशन को रोकने के लिए इंजेक्शंस लगते हैं, पूरा कोर्स होता है। अब तो 3 महीने का भी है, 6 महीने का, और डिपेंड्स ऑन के वो किस हद तक वायरसेस क्लियर होते जाते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो इंजेक्शंस लगते हैं। लेकिन जो अच्छी बात है कि हेपेटाइटिस बी की अगर ट्रीटमेंट नहीं भी है तो उसकी प्रिवेंशन है। अगर इंजेक्शंस जैसे अब तो काफी अवेयरनेस हो भी गई है इस बारे में, हेपेटाइटिस बी की अगर वैक्सीनेशंस प्रॉपर्ली करवा ली जाए, और वो मेरा ख्याल है कि फाइनेंशियली भी बहुत बेहतर है और डिजीज भी आपको नहीं होती, तो ये जो है ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अब मेरा ख्याल अगर आज की ऑडियंस सिर्फ ये मैसेज ले लेते हैं कि अगर जो लोग जिन्होंने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन नहीं करवाई और वो इस प्रोग्राम को सुन लेते हैं और सुन के लगवाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैसेज पहुंच जाएगा। अच्छा, वैक्सीनेशन के लिए आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं? जी, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, और बल्कि ये नेशनल जो प्रोग्राम के तहत जो है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट की जो ऐसी लोकेलिटीज हैं वहाँ पे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसमें ये है कि कुछ इंजेक्शन हैं, जैसे 3 डोजेज होंगी उसमें, अगर आज लगवाया है तो 3 महीने के बाद एक डोज रिपीट करवानी पड़ेगी, फिर उसके 3 महीने के बाद एक डोज रिपीट करवानी पड़ेगी, और ये आपके इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल मुकम्मल हो गया। और उसके अलावा ये है कि हर 5 साल बाद एक इंजेक्शन लगवाते जाएं। और इसके अलावा ये हर उम्र के जो अफराद है, बच्चों से लेकर बड़े तक हर कोई? जी हाँ, ये जो मैंने ये वाला स्केड्यूल आपको बताई हर उम्र के अफराद के लिए, ठीक है, जिनको हेपेटाइटिस बी अभी तक नहीं हुआ। और उसमें अब तो ये जो EPI प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए, उसमें भी ये पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ने जो है ये स्केड्यूल डाल दिया। तो उसमें ये आसानी है कि अब जो न्यू बॉर्न्स हैं उनको ऑटोमेटिकली ये इम्यूनाइजेशन लगती जाएगी। लेकिन जो एडल्ट ग्रुप है, क्योंकि अभी 4-5 साल पहले की बात है, जो उससे पहले के लोग हैं जैसे एडल्ट एज के हैं या किसी भी एज के हैं, तो उनको खुद लगवानी पड़ेगी, और ये उसका स्केड्यूल है। इससे ये होगा कि कम से कम वो फुल ब्लोन डिजीज से प्रिवेंट हो जाएंगे। मैम, जैसे आपने बताया था कि हेपेटाइटिस ए और ई में काफी हद तक मरीज को आइसोलेट कर देते हैं, यानी अलग कर देते हैं ताकि दूसरे को ना लग सके। क्या हेपेटाइटिस बी और सी में भी यही कुछ करना पड़ता है? देखिए, इसमें हमारे असल में होता है कि यहाँ नॉर्मल काम कम होते हैं, एक्सट्रीम्स ज्यादा होती हैं, या बिल्कुल पेशेंट को बोलना चलना खत्म कर देते हैं, या उसके साथ मतलब दोनों एक्सट्रीम्स नहीं होनी चाहिए। उसमें ये है कि देखें इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बीमारी किस तरीके से होती है। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा ब्लड से, और अगर हम उसकी इन्फेक्टिव मटेरियल्स देखें तो ब्लड सबसे मेन है, और उसके अलावा ये सलाइवा से हो सकता है, जो थूक होती है, ठीक है, इसके जरिए भी दूसरे से मुंतकिल आया कि इसमें जो है प्रोपोर्शन बहुत कम है, मेनली ये ब्लड से स्प्रेड होने वाला है। लेकिन टुवर्ड सेफ साइड आपने, अब आप खुद देखेंगे कि सलाइवा से टच करने वाली कौन कौन सी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रुमाल अगर आपने उस पेशेंट ने टच किया तो उसको आप मत यूज करें, टावल अगर कोई, तो वो वाला टावल मत यूज करें, और उसके अलावा जैसे स्पून्स वगैरह हैं उसको आप, बेहतर ये है कि आप वो सेपरेट रखें। और उसके अलावा ये जो वजाइनल सिक्रीशंस हैं या जो सीमन सिक्रीशंस हैं वो भी जो हैं उनके थ्रू भी, जैसे मियाँ को अगर है तो उसके थ्रू बीवी को, या मतलब लाइफ पार्टनर्स को एक दूसरे से भी हो सकता है। और उसमें ये है कि आपने बस ब्लड प्रोडक्ट्स जैसे अगर कंघी सेम यूज नहीं करनी, क्योंकि उसमें ये हो सकता है उसके पेशेंट के सर में स्क्रैच हो, उससे 1 या 2 ड्रॉप ब्लड की हो, ऐसे अक्सर हो जाता है ना कि स्क्रैच से थोड़ा ब्लड भी आ जाता है। तो टुवर्ड सेफर साइड आपने नेल कटर्स अलग रखने हैं, अपना ब्रश या टूथब्रश अलग रखना है, कॉम्ब अलग रखनी है, रेजर्स अलग रखने हैं, ठीक है। ये सारी ऐसी मेजर्स हैं जो डायरेक्ट स्किन को टच कर रही हैं और
चांसेस हैं कि स्किन में से कुछ यहाँ पे आपने बात की डायरेक्ट स्किन को टच करने की, तो मोस्टली खवातीन जो होती हैं एक दूसरे का मेकअप भी यूज कर रही होती हैं, तो ये भी क्या उसमें इंक्लूड होगा? हाँ, इसमें जैसे देखें कि अगर बहुत ही डिटेल में जाएं तो जैसे लिपस्टिक्स यूज करते हैं तो उसमें सलाइवा तो ऑब्वियसली होता है, सिक्रीशंस, तो उसमें ये चीजें प्रिवेंट कर सकते हैं। ये वही बात है कि डिपेंड करता है कि वायरोलॉजी किस हद तक है, लेकिन टुवर्ड सेफर साइड आपको ये सारी एहतियाती तदाबीर मेरे ख्याल से कर लेनी चाहिए। और मेरे ख्याल में वैसे भी अगर डिजीज ना भी हो, चीजें सेपरेट रखती जाएं आपस में एक दूसरे की, तो बेहतर है। हाँ जी, तो मतलब ओवरऑल हाइजीनिक मेजर्स आप मेंटेन करें। इसमें फायदा ये होगा कि अगर सिंपल कोई नजला जुकाम है उससे भी प्रिवेंट हो जाएंगे, और ये खुदा न खास्ता जो बड़ी बीमारी है हेपेटाइटिस है, इनसे भी प्रिवेंट हो जाएंगे। और इसके अलावा जैसे अगर स्किन की बात हो रही है तो ये मैं चीज मेंशन करना चाहूंगी कि जैसे बच्चों को, एक बच्चे को दूसरे से सेम बेडिंग यूज करने से, अगर एक बच्चे को स्केबीज है जो आम खारिश की बीमारी होती है, लेकिन कोई कट है, तो वो चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी बहुत कॉमन है बच्चों को। जैसे सेम मदरसा में होते हैं या सेम हॉस्टल्स में, तो उसमें भी जो है कि सेम आप डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, और जो स्किन है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो उसके थ्रू अगर एक बच्चे को है तो दूसरे को भी ये हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, बात हो रही है हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में, अब तो मैं पूछना चाहूंगी कि इसमें डाइट का किस हद तक ख्याल रखना चाहिए और क्या कुछ एज अ डाइट लेना चाहिए? इसमें निधर डाइट का सच रोल है भी है, लेकिन इसमें ये कि आप जैसे ओवरऑल आपको बताया जाता है कि लेस स्पाइसी डाइट लें, और क्योंकि आपने अल्टीमेटली लिवर को बर्डनाइज नहीं करना, और लिवर जो है हमारा मेटाबॉलिक ऑर्गन है, उसने सब कुछ जो है मेटाबोलाइज करना होता है, तो उसमें ये कि लेस स्पाइसी, लेस ऑयली फूड, सिंपल फूड जो है वो आप ज्यादा लें, और ऐसा कोई उस तरह रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसके अलावा लोगों में ये बात बहुत है कि हेपेटाइटिस हो जाए तो अक्सर मौत भी वाक़या हो सकती है, तो किस स्टेज पे जाके लगता है कि पेशेंट जो है नहीं बच सकेगा? निदा, इसमें ये है कि अब सारी बात है कि वो डोज पे डिपेंड करता है। अगर हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है, उसकी हेल्थ अच्छी है, उसकी डाइट कंट्रोल अच्छा है, वो एक्सरसाइज करता है, और प्लस उसने इंजेक्शंस लगवाए हुए हैं, और इंजेक्शंस लगवाने के बाद रेगुलर अपने जो है वो दोबारा टेस्ट भी करवाता है, सब कुछ अंडर सुपरविजन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें अगर तो वो अपनी ये सारी चीजों को मेडिसिन भी ले रहा है तो कोई ऐसा मोर्टेलिटी है जो कि उसको नॉर्मल दूसरे लोगों से डिफरेंशिएट करती है। प्लस लेकिन अगर ये देखा जाए कि अगर मल्टीपल ऑर्गन डिफेक्ट है, जैसे किडनीज का भी प्रॉब्लम है, हार्ट का भी प्रॉब्लम है, तो उसमें ये कि ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो उसमें मोर लाइकली होता है। और इसमें ये देखा गया है कि अगर वायरस जो है वो बहुत जल्दी रेप्लिकेट कर रहा है, तो उसमें यह है कि लिवर एज सच उस पर अगर इफेक्ट हो जाए, तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि अगर जिगर बहुत ज्यादा सुकड़ गया है या बहुत फैल गया, तो उसमें वही बात है कि वो जो नॉर्मल उसके फंक्शंस हैं वो नहीं कर पाएगा, तो उसमें जो है अल्टीमेटली जो है पानी सारा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और ये जो एडीमा जो है वो डिपेंडेंट पार्ट्स में, जैसे पाँव में जो है सोजन हो सकती है और पेट में पानी इकट्ठा हो सकता है, लेकिन वो भी उस तरह वाली प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ये कि अब तो इतनी ज्यादा एडवांसेस हो चुकी हैं, उसमें यह है कि अगर हॉस्पिटलाइज पेशेंट को करा दें तो वो टैप आउट कर देते हैं जो सारा एक्स्ट्रा पानी है। तो मतलब ये कि मेरा ख्याल है कि अगर डायरेक्ट सुपरविजन में रहें और अपना फॉलो अप करवाते रहें तो जरूर है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो पेशेंट की बेहतर हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक सवाल कि क्या हेपेटाइटिस ए और ई, बी या सी में मसलन एक से दूसरे में कन्वर्ट भी हो जाता है? इसमें ये है निदा कि मतलब अगर अब डिपेंड करता है कि वायरस की टाइप क्या है। अगर हेपेटाइटिस ए वायरस है तो वो हेपेटाइटिस ए ही कॉज करेगा। ये नहीं हो सकता कि हेपेटाइटिस ए है और वो अंदर पड़ा बी में ट्रांसफर हो गया है, सी में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर खून के जरिए हुआ है बी और सी हुआ है तो वो बी या सी, मतलब ये भी डिपेंड करता है हेपेटाइटिस बी था या सी था। और इसमें एक मैं आपको बात बताती चलूं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि जो हाई रिस्क ग्रुप है, जो कि बहुत ज्यादा उसके लिए आसान है कि वो इन्फेक्टेड हो जाए, उसमें ये कि जैसे सर्जन्स और न्यू बॉर्न्स जिनकी मदर्स को हेपेटाइटिस बी है, और प्लस अगर कोई ऐसा सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया तो उसमें बी अवेयर रहने की जरूरत है कि वो 6 to 48 आवर्स, ये एक डेडलाइन है, इसके अंदर अगर एक इंजेक्शन लगवा लें जो कि हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन का है, तो उसमें यह है कि अगर वायरस गलती से चला भी गया तो वो सेफ हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अवेयरनेस की बात है कि मतलब आप अक्सर ये होता है कि कोई अब एक्सपोजर हो गया, अब नीडल से प्रिक हो गया, इंजेक्शन लगवा लिया और बाद में पता चला कि वो पहले वो अनस्टरलाइज था या वो इवन हेपेटाइटिस बी का पेशेंट के साथ भी पहले टच हो चुका है, तो उसमें ये है कि आप वो अगर इंजेक्शन लगवा लें, लेकिन उसकी डेडलाइन ये है कि वो 6 to 48 आवर्स
जब से वो एक्सपोजर हुआ, अगर इस ड्यूरेशन में लगवा लें तो भी काफी चांसेस है कि वो वायरस जो है वो देर एंड देन क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर साहबा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान जो है वो टाइप 2 कैटेगरी में है जहाँ पे हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट मौजूद हैं, तो मैं कहूँगी कि हुकूमत ने अब तक कोई एहतियाती तदाबीर ली है कि हमारे मुल्क से हेपेटाइटिस की बीमारी खत्म हो सके या कम हो सके? जी निदा, इसमें ये है कि जैसे मतलब हर 10 में से एक मरीज जो है वो हेपेटाइटिस बी या सी का है, तो उसमें गवर्नमेंट ने जो नेशनल प्रोग्राम्स हमारे डिफरेंट रन कर रहे हैं उसमें एक हेपेटाइटिस बी और सी कंट्रोल प्रोग्राम भी है, और उसमें ये है कि तकरीबन हुकूमत ने इस प्रोग्राम पे 2.59 बिलियन रुपीस जो है वो खर्च किए हुए हैं। और उसमें मेन जो इनके प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें यही है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो मुहैया करना, और उसके अलावा सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, जहाँ जहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया जाए प्रॉपरली स्कैंड हो, और उसके अलावा ये है कि जो सिरिंजेस वगैरह या इंजेक्शंस हैं उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाए। कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज हैं, और प्लस इम्यूनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों में ही जो EPI स्केड्यूल्स हैं उन्हीं में ही इम्यूनाइजेशन प्रॉपरली करवा लें। अगर नहीं हुई तो एडल्ट्स में ये भी उनके एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि पूरी जो है पाकिस्तान को इम्यूनाइज करवा दें हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट। और प्लस उनका एक ये भी ऑब्जेक्टिव है कि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट तकरीबन मोर देन आई थिंक 5000 पेशेंट्स को वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट करते हैं। ये भी उस प्रोग्राम का एक पार्ट है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियोज में आई और आपने हेपेटाइटिस A, B और C के बारे में बहुत डिटेल के साथ हमारे लिसनर्स को बताया। होपफुली ये उनके लिए बहुत मुफीद साबित होगा हमारा प्रोग्राम। आपका बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आप किसी दूसरी डिजीज के बारे में मालूमात लेकर हमारे इस प्रोग्राम में आएंगे। जी इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू वेरी मच। जी लिसनर्स, नेक्स्ट प्रोग्राम जो कि आप जानते हैं आपकी सेहत है हाजिर होंगी, तो अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।